फ्यूल एंड कोल हैंडलिंग सिस्टम करके दिया हुआ है। तो फ्यूल एंड एश हैंडलिंग सिस्टम लिखा हुआ है सिलेबस में। तो यहाँ पे हम लोग कल फ्यूल मीन्स क्या, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। तो कल का टॉपिक था कोल हैंडलिंग सिस्टम, और आज हम लोग एश हैंडलिंग सिस्टम मीन्स आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल जो अनबर्न्ड कोल रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एश में, है ना, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो एश है बॉयलर के नीचे यानी बॉयलर में इतना हमने देखा था कि अगर 200-400 मेगावाट का पावर प्लांट है तो 6700 टन पर डे कोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना ज्यादा उसका 10 से 20% जो होता है वो अनबर्न्ड कोल होता है। अनबर्न्ड कोल किस में कन्वर्ट होता है, एश में। तो अगर 6000 टन का अगर हम निकाले 10% या 20%, तो जो एश फॉर्म होगा उसको रिमूव करना है वहां से, कहाँ से, फर्नेस के अंदर से, एंड उसको कहीं डिस्पोज करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो एश जो कोल बर्न होने के बाद जो एश फॉर्म हो रहा है उसको फर्नेस से निकाल कर वहीं पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक लार्ज अमाउंट है। ठीक है, तो उसको वहीं पे डिस्पोज नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम बनाना होगा, है ना। और इतने अमाउंट ऑफ एश को हैंडल करने के लिए कोई वर्कर वहां पे बार बार उसमें से फर्नेस में से निकालेगा टोकरी से, एंड फिर एश को ले जाकर कहीं रखेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम, जो कंटिन्यूअसली जो फर्नेस में एश फॉर्म हो रहा है उस एश को रिमूव करके स्टोरेज, जहाँ पे भी उसका डिस्पोजल होगा, स्टोरेज होगा, वहां ले जाकर स्टोर करें। ठीक है, तो उसी के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे कि नेसेसिटी ऑफ एश डिस्पोजल क्या है। एश को डिस्पोज करने की जरूरत क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सेंट्रल पावर स्टेशन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एश इज प्रोड्यूस विच इज अबाउट 10-20% ऑफ कोल बर्न पर डे। तो अगर 4000-5000 मेगावाट का पावर प्लांट है तो उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एश फॉर्म होगा, है ना। जितना कोल सप्लाई होगा उसका 10 से 20% आपका एश फॉर्म होगा। So it is necessary to provide some means to remove this ash and dispose of at sufficient distance from site of power plant for the following reason। ठीक है, तो क्यों डिस्पोज करना है, एंड वहां पे नहीं कर सकते, दूर करेंगे, क्योंकि एश पता है आपको डस्ट फॉर्म में होता है। अब डस्ट उड़ेगा तो वहां पे जो वर्कर है उनको यानी अगर कंटिन्यूअसली पूरा एयर में डस्ट अगर हो जाता है, डस्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो जो वर्कर है उनको बीमारी हो सकती है। दूसरा है कि आई इरिटेशन वगैरह होगा, तो कंटिन्यूअसली वहां से हमें एश को रिमूव करके कहीं दूर उसको डिस्पोज करना है। तो एश इज डस्ट, हेंस इट इज इरिटेटिंग एंड अनोइंग टू हैंडल इन जनरल एंड पर्टिकुलरली टू आईज। ठीक है, इट फॉर्म क्लिंकर्स बाय फ्यूजिंग टुगेदर इन लार्ज लम्प which must be broken before given to any conveying equipments, and ash is hot when it comes out of the furnace। बराबर है, फर्नेस से जब एश को निकाला जाएगा तो हॉट होगा, therefore its quenching is necessary। quenching means वाटर स्प्रे कर दिया जाएगा उसके ऊपर तो वो ठंडा हो जाएगा, इसी को quenching बोला जाता है। एश इज एब्रेसिव, एब्रेसिव नेचर का एश होता है। ठीक है, मीन्स किसी इक्विपमेंट पे वो जाकर जमा होगा तो वहां से मटेरियल, जैसे बेल्ट कन्वेयर वगैरह होता है इंडस्ट्री में कोल हैंडलिंग के लिए, एश हैंडलिंग के लिए, तो एब्रेसिव नेचर होने की वजह से उसकी लाइफ को कम कर देगा। देयरफॉर it will wear all the conveyor parts in contact with it in case there is a relative motion, and it produce corrosive acid when mixed with water। ठीक है, तो वाटर के साथ ये मिक्स होकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ओके, नाउ एश हैंडलिंग सिस्टम।
ठीक है। एश हैंडलिंग सिस्टम, ये अपना एश हैंडलिंग सिस्टम है। फर्नेस से जो भी एश निकल रहा है उसको वहां से रिमूव करना है। एंड एश डिस्चार्ज इक्विपमेंट मीन्स एश हैंडलिंग सिस्टम है ये। डस्ट कलेक्टर, डस्ट एंड फ्लाई एश कलेक्टर होगा। जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है, एग्जॉस्ट एश तो समझिए हेवी है ना। तो एश क्या होगा, जो ग्रेटिंग होती है फर्नेस की, वहां से एश नीचे गिर जाएगा। एंड इसमें इसको यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डस्ट पार्टिकल जो होता है, डस्ट पार्टिकल वो फ्लू गैसेस के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है फर्नेस से। तो डस्ट एंड फ्लाई एश कलेक्टर भी होना चाहिए। एंड देन ये जो डस्ट है या फ्लाई एश, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव करके एंड उसको भी स्टोर करने का यानी चिमनी में हम डायरेक्टली डस्ट या फ्लाई एश को नहीं छोड़ सकते। एक तो चिमनी के सरफेस पे वो जमा होते होते चिमनी को यानी वहाँ पे जो चिमनी से गैस निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर जमा होता हो गया तो एरिया कम हो जाएगा। एंड उसको बार बार क्लीनिंग करना पड़ेगा। एंड देन दूसरा है कि डस्ट एंड फ्लाई एश को अगर डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। इसलिए डस्ट यानी डस्ट एंड फ्लाई एश को भी यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो ये सारा हैंडलिंग सिस्टम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक एश हैंडलिंग सिस्टम के लिए गुड रिक्वायरमेंट क्या है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एश हैंडलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रिमूविंग एश फ्रॉम फर्नेस इन लार्ज क्वांटिटी एंड हाई रेट से, लार्ज क्वांटिटीज एंड हाई रेट से क्या करना चाहिए, एश को रिमूव करना चाहिए। सिस्टम ऑफ लोडिंग द एश कलेक्टेड फ्रॉम फर्नेस ऑन टू कन्वेयर सिस्टम, जो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होती है वहाँ पे लोडिंग करने के लिए सिस्टम होनी चाहिए। सिस्टम टू डिलीवर द एश फ्रॉम कन्वेयर टू एश स्टोरेज, कन्वेयर जब उस एश को मूव करके ले जाएगा स्टोरेज के पास तो वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम मीन्स अनलोडिंग सिस्टम होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोर्ड एश, है ना, डिस्पोजल मीन्स उसको डिस्पोज करने के लिए एक एरिया बनाना पड़ेगा। मीन्स इतने अमाउंट ऑफ एश को डायरेक्टली एक रूम में तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पूरा एक एरिया बनाना पड़ेगा एंड वहाँ पे एश को स्टोर एंड डिस्पोज करना होगा। द इक्विपमेंट शुड बी कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंट, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स यूज किया जाएगा, एश आपने देखा कि एश कोरोजन एंड वियर एब्रेसिव नेचर का होता है तो वियर आउट होगा। तो जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे वो कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेज ऑफ सिस्टम शुड बी लो। ठीक है, ये तो है ही, कोई भी इंडस्ट्री का जो ये अगर इसी पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, एश हैंडलिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके लिए कम होना चाहिए एश हैंडलिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम होना चाहिए। प्लान शुड बी नॉइजलेस एज फार एज पॉसिबल। Then clinker, soot, dust, etc. create troubles. The equipment should be able to handle them smoothly. ठीक है, ओके, ये एश हैंडलिंग सिस्टम यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो एश कलेक्ट हो रहा है फर्नेस के नीचे वहां से उसको रिमूव करना है। तो एश डिस्चार्ज इक्विपमेंट्स, है ना, वेरियस एश हैंडलिंग सिस्टम होती है। तीन टाइप की सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़नी है। एक सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम जो है हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम है, सेकेंड न्यूमेटिक एश हैंडलिंग सिस्टम है एंड थर्ड आपका मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम क्या होती है उसको देखते हैं हम लोग। ये आपका हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये बॉयलर्स के पोजीशन दिए हुए हैं।
एंड बॉयलर के नीचे क्या होता है, अ, ये चैनल्स होते हैं, समझिए एक तरह का चैनल है, एंड उसमें हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो होती रहती है। तो फर्नेस के नीचे जो ग्रेटिंग होती है, वहां से डायरेक्टली ऐश जो फॉर्म होगा वो इस चैनल में गिरेगा, ठीक है। एंड गिरने के बाद यहाँ पे वाटर इस चैनल में हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, तो उस वाटर के साथ मिक्स होकर सम्प में चला जाएगा। सम्प क्या होता है कि स्टोरेज होता है जहाँ पे वाटर एंड ऐश कलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऐश फर्नेस में फॉर्म हो रहा है वो ग्रेटिंग के थ्रू वाटर में गिर जाएगा। नीचे वाटर चैनल में वेरी हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, एंड उसके साथ फ्लो होकर सम्प में कलेक्ट हो जाएगा। एश सम्प इसको बोलते हैं। एंड यहाँ से वाटर फ्लो हो जाएगा, एंड जो भी यहाँ पे एक सिस्टम लगी होगी जिसमें जो ऐश है वो छन कर यानी ऐश को यहाँ से वाटर से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐश सम्प में ऐसा सिस्टम रहेगा जिसमें वाटर फ्लो हो जाएगा, एंड ऐश जो है वाटर के साथ जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे छन जाएगा, और वहां से हम ऐश को सेपरेट करके देन उसको पैकिंग वगैरह करके वहां से हम जहाँ पे भी डिस्पोजल सिस्टम होगा, ऐश स्टोरेज सिस्टम, वहां पे थ्रू ट्रक्स या थ्रू कन्वेयर बेल्ट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस सिस्टम इज यूज फॉर लार्ज पावर प्लांट। इन दिस सिस्टम एज फ्रॉम फर्नेस गेट fall into system of water possessing high velocity, means water यहाँ पे high velocity से flow होता रहेगा, and it carries the ash to the sump. So directly grating system से यहाँ से जो ash fall हो रहा है वो water के साथ mix होकर sump में चला जाएगा, and in the sump water and ash are separated. Ash is then loaded into wagons or trucks, ठीक है, ट्रैक्स बाई मीन्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर और ग्रैब बकेट्स, एंड ट्रांसफर टू डंप साइट जहाँ पे उसको डंप करना है। मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रफ एंड सम्प हैज टू बी corrosion and wear resistance since ash disposal in water form acid, ठीक है। तो जो वाटर है वो वाटर के साथ जब ऐश मिक्स होगा तो एसिड फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हमें जो वाटर है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको अगर कहीं यूज करना है या उसको यानी नदी नाले में छोड़ना है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, पहले ट्रीट करने के बाद हम उसको छोड़ेंगे। एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, ये क्या होगा, डस्टलेस होगा, क्योंकि डस्ट जो है, जो ऐश है वो डस्ट फॉर्म होता है, तो वो डायरेक्टली वाटर के साथ मिक्स होकर क्या हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है ना। तो एयर के साथ मिक्स नहीं होगा, मीन्स हवा में नहीं उड़ेगा, हवा में मिक्स नहीं होगा, तो क्या होगा, क्लीन एंड डस्टलेस सिस्टम होगी ये, टोटली इनक्लोज्ड, एंड इट डज नॉट हार्म द मेन वर्किंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो डस्ट जो भी यहाँ पे ये है, ऐश है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है एंड वेट हो जा रहा है, ठीक है। तो वो हवा में उड़ेगा नहीं, तो जो भी वहाँ पे वर्कर हैं, जो वर्किंग मैन है, उनको कोई हार्म नहीं होगा, ओके। सेकेंड सिस्टम है आपका न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में क्या करते हैं, डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो बॉयलर से जो ऐश, बॉयलर में जो ऐश फॉर्म हो रहा है वो थ्रू ग्रेटिंग सिस्टम नीचे गिरेगा, एंड यहाँ पे क्रशर लगा रहता है। क्रशर इसलिए लगाया हुआ है कि जो कोल बर्न होगा तो बड़े बड़े साइज के भी ऐश यहाँ पे कलेक्ट हो सकते हैं, तो उसको एक छोटे साइज में करने के लिए यहाँ पे क्रशर लगा हुआ है, एंड जो ऐश यहाँ से कलेक्ट होगा वो एकदम छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, एंड देन यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से इन करेगा। इधर एक एग्जॉस्टर फैन लगा हुआ है जो इधर वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अपने बैक साइड में वैक्यूम क्रिएट करता है, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ये जो ऐश है मिक्स होकर पहले आएगा फर्स्ट साइक्लोन सेपरेटर में, ऐश सेपरेटर है,
ये साइक्लोन सेपरेटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये साइक्लोन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ से जो एयर आएगा वो टर्बुलेंट नेचर का ऐसे घूमता हुआ फ्लो होगा, एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन यहाँ से जो ऐश है वो सेपरेट हो जाएगा, एंड एयर क्या होगा यहाँ से दूसरे सेपरेटर में जाएगा, एंड उसमें अगर थोड़ा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एश कंटेंट होगा तो अगेन वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, एंड देन ये एश हेवी होने की वजह से नीचे कलेक्ट हो जाएगा एश हॉपर में, एंड देन यहाँ से एयर जो निकलेगा उसमें थोड़े बहुत एश कंटेंट हो सकते हैं जिसको हम फिल्टर के थ्रू फिल्टर कर लेंगे, एंड क्लीन एयर को हम बाहर सराउंडिंग में छोड़ देंगे। ठीक है। कभी भी डस्टेड एयर को हवा में यानी सराउंडिंग में नहीं छोड़ना है क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा चीज इंश्योर किया जा रहा है। यहाँ पे डबल साइक्लोन सेपरेटर लगाया है सेपरेटर। ठीक है। तो यहाँ एग्जॉस्टर फैन मूव करेगा, देन एयर को सक करेगा इधर से, एंड जो भी यहाँ डस्ट क्रशर के थ्रू गिर रहा है वो सारा इसमें एयर के साथ फ्लो होकर फर्स्ट साइक्लोन सेपरेटर में आएगा। देन वहां से एश हेवी होने की वजह से ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन सेपरेट हो जाएगा, एंड देन रिमेनिंग जो एयर है वो एयर सेकेंड साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा, उसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एश होगा वो भी सेपरेट हो जाएगा, एंड देन फाइनली एयर जो है वो फिल्टर के थ्रू एग्जॉस्टर से होता हुआ बाहर सराउंडिंग में छोड़ दिया जाएगा। एंड यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर में जो एश कलेक्ट हुआ है वो नीचे हॉपर में आ जाएगा, एंड देन यहाँ से ट्रक या कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो भी जहाँ पे डिस्पोजल एरिया होगा वहाँ पे हम एश को डिस्पोज कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? अगर ये सब पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आता है एश हैंडलिंग सिस्टम, तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। डायग्राम पे ही मार्क्स मिलते हैं, तो डायग्राम नीट एंड क्लीन डायग्राम, एंड उसको अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार रीडिंग मार दीजिएगा। मैंने जो बेसिक फंडा था वो बता दिया है। Ash from boiler furnace fall into crusher where large ash particle are divided into small particle. A high velocity air stream created by exhauster carries all the ash and dust particle to primary separator which work on cyclone principle, and ash is collected in ash hopper. ठीक है। एंड देन इसके बाद इसका नीचे दिया हुआ है द एयर with leftover ash passes through secondary ash separator, and air leaving this separator is passed through filter, uh, removing the dust particle. Therefore washed or clean air is only handled by exhauster. ठीक है। दिस सिस्टम इज चीप, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, रिमूव ऑल द एश, एंड एश हैंडल्ड इन दिस ड्राई स्टेट। यहाँ पे जो भी एश हैंडल किया जाएगा वो ड्राई स्टेट में होगा। Problem with this system is that maintenance cost is high, and since wear of pipeline is high due to abrasive character of ash, तो यहाँ पे जो पाइपलाइन है उसका वियर आउट ज्यादा होता है। साइक्लोन सेपरेटर वगैरह का वियर आउट होगा। वियर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो एश है वो एब्रेसिव नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम। मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये आपका बॉयलर है, बॉयलर से एश यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। बॉयलर समझो, बॉयलर ऊपर में है एंड यहाँ से एश नीचे कलेक्ट होगा। ये बेल्ट कन्वेयर है नीचे, तो बेल्ट कन्वेयर के ऊपर एश यहाँ पे गिरेगा, लेकिन एश जो फर्नेस से गिरेगा वो हॉट होगा, तो बेल्ट जो है, जो भी कन्वेयर बेल्ट है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम रहेगी, वाटर कूलिंग सिस्टम, जो वाटर का एक ट्रफ होगा, जो भी ऐश यहाँ पे गिर रहा है वाटर स्प्रे कर देंगे, या वाटर का एक ट्रफ रहेगा जिसमें वो गिरेगा, एंड ऐश जो हॉट ऐश है वो कूल हो जाएगा, एंड देन कोल्ड ऐश को हम यहाँ पे बंकर में
थ्रू बेल्ट कन्वेयर ट्रांसफर कर देंगे एंड वहां से जो भी लोडिंग सिस्टम ट्रक में डालकर या कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम डिस्पोजल एरिया तक ले जा सकते हैं एश को। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सिस्टम हो गया बेल्ट कन्वेयर के थ्रू एश को डिस्पोज करना। दिस सिस्टम इज ओनली यूज्ड फॉर लो कैपेसिटी पावर प्लांट। हॉट एश रिलीज्ड फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस इज अलाउड टू फॉल ओवर द बेल्ट कन्वेयर आफ्टर कूलिंग इट विथ वाटर सील। ठीक है, दिस cooled ash is transported through belt conveyor and fall into ash bunker and then ash bunker में ये कलेक्ट होगा एंड यहाँ से कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है, उससे उसको खोल कर हम एश को ट्रक वगैरह में लोडिंग करके जहाँ पे भी डिस्पोजल एरिया होगा वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप का सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एश हैंडलिंग सिस्टम पूछा जाएगा तो ये 3 मान लो 7 मार्क्स का पूछता है, तो तीनों सिस्टम को आप लोग डिटेल में इसको ये विथ डायग्राम, ठीक है, विथ डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो एश हैंडलिंग सिस्टम में कुछ पूछना है आप लोग को? हेलो हेलो। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम ये मैंने डाल दिया है ग्रुप पे आप लोग को इसका पीडीएफ, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना को जनरेशन दिया हुआ है। को जनरेशन सिस्टम क्या होता है सिलेबस में दिया हुआ है, तो को जनरेशन सिस्टम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। को जनरेशन सिस्टम से पहले जो कन्वेंशनल पावर प्लांट होता है, कन्वेंशनल पावर प्लांट का एक ही पर्पस होता है कि पावर जनरेट करना है ना। जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, वहां से क्या करेंगे हम, हीट को सप्लाई करेंगे बॉयलर को एंड देन बॉयलर में वाटर होगा, वहां से स्टीम जनरेशन होगा एंड देन स्टीम विल बी एक्सपेंडेड टू टरबाइन। ठीक है, एंड देन टरबाइन का ब्लेड के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा स्टीम एंड टरबाइन ब्लेड रोटेट होगा, टरबाइन ब्लेड इज फिटेड ओवर द शाफ्ट एंड देन वी विल गेट शाफ्ट पावर। एंड अगर हम टरबाइन के शाफ्ट को अल्टरनेटर से कनेक्ट कर दे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, एक कन्वेंशनल पावर प्लांट का फंक्शन होता है। इट्स ओनली पर्पस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ को जनरेशन प्लांट क्या होता है, तो को जनरेशन प्लांट को हम कंबाइंड पावर एंड हीट भी बोलते हैं, CHP, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम भी बोलते हैं, या कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, अब कंबाइंड हीट एंड पावर का मतलब क्या है, तो देखिए जो स्टीम एक्सपैंड किया जाता है टरबाइन के अंदर, ठीक है, देन टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकलती है वो वेरी हॉट होती है एंड सुपर हीटेड ही होती है ऑलमोस्ट, या वेट स्टीम होगी तो उसके पास बहुत ही ज्यादा हीट रहेगा। ठीक है, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसको कंडेंसर में सप्लाई करके उसको कंडेंस करते हैं एंड देन सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूलिंग वाटर सप्लाई करना पड़ता है, देन उसको कूल करके हम सैचुरेटेड लिक्विड को फिर से बॉयलर में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट सिस्टम की हीट है उसको हम किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो वेस्ट हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वेस्ट हीट। तो अगर उस वेस्ट हीट को रिकवरी सिस्टम लगाकर, कोई एक सिस्टम लगाकर उस हीट को रिकवर किया जाए एंड उस हीट को किसी पर्पस के लिए यूज किया जाए। ठीक है, एक तो आपने स्टीम को एक्सपेंड किया पहले किसके अंदर, टरबाइन के अंदर, पावर जनरेट हो गया। तो पावर जनरेट होने के बाद जो स्टीम वहां से एग्जॉस्ट हो रही है टरबाइन के अंदर से स्टीम, ठीक है, टरबाइन के से बाहर जो स्टीम आ रही है उसकी हीट को रिकवर करना एंड उसको किसी पर्पस के लिए यूज करना,
तो पावर एंड हीट दोनों हो गया। इस सिस्टम को हम बोलते हैं को जनरेशन सिस्टम। ठीक है, मीन्स जो टरबाइन से स्टीम बाहर निकल रही है उसके हीट को रिकवर करके उसको किसी पर्पस के लिए यूज करना। तो अब बोलोगे कि ये हीट की जरूरत क्या होगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या आपका पेपर पल्प इंडस्ट्री है, ठीक है, या आपको स्टील प्लांट है, वहाँ पे हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एग्जॉस्ट स्टीम है उससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर की हीटिंग कर सकते हैं, एंड एग्जॉस्ट स्टीम की हीट को रिकवर कर सकते हैं, एंड देन इस हीट को जो हॉट वाटर है उसको किसी प्रोसेस इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो को जनरेशन मीन्स सिक्वेंशियल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू टू और मोर फॉर्म्स, है ना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूल, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूल सिर्फ हम कन्वेंशनल पावर प्लांट में क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, को जनरेशन, ठीक है, पावर प्लांट। So with regard to thermal power plant, cogeneration can be defined as simultaneous generation and utilization of both power and heat। अगर पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो को जनरेशन पावर प्लांट क्या होगा, यहाँ पे आप यूटिलाइजेशन ऑफ पावर करोगे, मीन्स जो जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो कोल को बर्न करके, तो उसको हम उससे पावर भी प्रोड्यूस करेंगे एंड उससे हीट भी रिकवरी करेंगे एंड उस हीट को यूज करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, को जनरेशन पावर प्लांट। ठीक है, सो इन अ कन्वेंशनल पावर प्लांट द इफिशियंसी ऑफ पावर इज अबाउट 35%। तो जो कन्वेंशनल पावर प्लांट होती है उसकी इफिशियंसी 35% है। इसका मतलब क्या है, 65% एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट। ठीक है, तो जो भी एनर्जी हमने सप्लाई किया है उसका सिर्फ 35% एनर्जी कन्वर्जन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, एंड रिमेनिंग हीट क्या हुआ, वेस्ट के फॉर्म में 65% वेस्ट जो एनर्जी है वो एज इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो गया। So by utilizing the lost heat energy in various application in cogeneration system, we can improve the overall efficiency of the system। ठीक है, तो अगर इसको हम रिकवरी कर सकते हैं, 65% जो वेस्ट हीट है उसको रिकवर करके किसी सिस्टम के लिए यूज किया जाए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट की इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो टाइप का साइकिल पढ़ना है, टॉपिंग साइकिल एंड बॉटमिंग साइकिल। टॉपिंग साइकिल क्या होता है, टॉपिंग साइकिल को जनरेशन प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर फर्स्ट। ठीक है, तो टॉपिंग साइकिल को जनरेशन पावर प्लांट में जो मेन पर्पस होता है, मेन पहले हम क्या करते हैं, जो स्टीम जनरेट हुआ है स्टीम से पावर जनरेट करते हैं। मीन्स क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल पावर जनरेट करते हैं, एंड उसके बाद हीट रिकवरी सिस्टम यूज करते हैं, हीट को रिकवर करके किसी भी सिस्टम के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, एंड बॉटमिंग साइकिल पावर प्लांट को जनरेशन प्लांट में क्या होता है, हीट एनर्जी इज यूज्ड फर्स्ट। तो जो हीट एनर्जी है उसको पहले यूज किया जाता है, मीन्स कहने का मतलब समझिए हमें पावर एंड हीट जनरेट करना है ना, तो हीट रिकवरी करनी है। ठीक है, स्टीम के पास जो हीट है उसको, उससे पहले हमने क्या किया, पहले पावर जनरेट किया, मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया, एंड जो वेस्ट हीट है स्टीम का उसको हम रिकवर करके वेस्ट हीट को किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम टॉपिंग साइकिल बोलते हैं। एंड बॉटमिंग साइकिल क्या होती है, पहले आप हीट को यूज कर लो किसी पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए पेपर इंडस्ट्री या आपको स्टील प्लांट में हॉट वाटर की जरूरत है या स्टीम की जरूरत है। ठीक है, तो उसको पहले हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, एंड वेस्ट हीट एनर्जी इज यूज्ड इन बॉयलर टू जनरेट प्रोसेस स्टीम। ठीक है,
तो बाद में हम जो वेस्ट एनर्जी होगी उसको हम यूज करेंगे पावर जनरेट के लिए। सिस्टम यूज्ड ओनली इन हेवी इंडस्ट्री वेयर वेरी हाई टेम्परेचर फर्नेस आर यूज्ड। एंड जनरली इस टाइप का साइकिल कॉमनली नहीं यूज होता है, क्योंकि जो पावर प्लांट हम जनरली को जनरेशन पावर प्लांट यूज करते हैं, उसमें पहला अपना यही पर्पस होता है कि उससे मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाए, एंड देन वेस्ट हीट को रिकवर करके जो भी इंडस्ट्री है उसको प्रोसेस इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाए। ठीक है, बॉटमिंग में होगा कि पहले आप वेस्ट हीट को यूज कर ले रहे हो एंड बाद में उससे पावर जनरेट कर रहे हो। ओके, कंबाइंड पावर, इसी को बोलते हैं कंबाइंड पावर एंड हीटिंग साइकिल, CPH, CHP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। कंबाइंड पावर एंड हीटिंग साइकिल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, या इसी को दूसरा नाम दिया गया है आपको को जनरेशन। ठीक है, कंबाइंड हीट पावर CHP प्लांट या को जनरेशन प्लांट। ठीक है, CHP प्लांट या को जनरेशन प्लांट। को जनरेशन प्लांट में क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। So far in cycle described, the aim was to convert heat energy into useful mechanical power or electrical power generation। Means conventional power plant की बात हो रही है कि जो हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर में। and during the cycle large amount of heat energy available at exhaust of steam turbine, जो exhaust steam निकल रही है टरबाइन से, is rejected in condenser to circulating water which is waste energy। ठीक है, सो जो स्टीम के साथ एनर्जी है वो क्या है, वेस्ट एनर्जी है, एंड उसको हम डायरेक्टली कंडेंसर में सप्लाई करके कूल करके देन उसको फिर से हम फीड वाटर के फॉर्म में बॉयलर में सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जो स्टीम का जो वेस्ट हीट है वो रिकवर नहीं हुआ। देयर आर मेनी एग्जांपल वेयर एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ हीट इज नीडेड। बोल रहा है कि जो वेस्ट हीट है उसको रिकवर करके हम बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जिसको सप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देयर आर इंडस्ट्रीज दैट रिलाई हेविली अपॉन प्रोसेस हीट। केमिकल इंडस्ट्री को प्रोसेस हीट की जरूरत होती है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को होती है, ऑयल प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग इंडस्ट्री को वेस्ट हीट से हम यानी जो हॉट वाटर होता है उसकी जरूरत होती है, यानी वेस्ट हीट आप बोल सकते हो। हीटिंग ऑफ बिल्डिंग हो गया, स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उनको जरूरत होती है। सो इंडस्ट्री लाइक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े वगैरह बनाती है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो इनको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो अगर हम एग्जॉस्ट स्टीम का हीट रिकवर करके इस इंडस्ट्री या जितने इंडस्ट्री है इसको सप्लाई किया जाए, तो पावर भी हमने जनरेट कर लिया एंड देन हीट को भी रिकवर करके इन इंडस्ट्री को हीट हम सप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, एंड वहाँ पे ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। मीन्स हमने पावर भी जनरेट किया एंड हीट भी यूज किया। तो इस टाइप के सिस्टम को बोला जाएगा को जनरेशन सिस्टम। So waste energy of steam at exhaust from turbine can be used effectively in process industry instead of being wasted to atmosphere। ठीक है, ओके, इसको रिकवर करने के दो मेथड हैं। Here the aim of designer of CHP plant is different from conventional power plant। Design of CHP plant make the system economical as it make engineering sense to utilize waste heat energy for the purpose of process heating। ठीक है, तो पहला देखिए सिस्टम क्या है, आइडियल को जनरेशन प्लांट। आइडियल को जनरेशन प्लांट, इसमें बैक प्रेशर टरबाइन होती है। तो जो प्रोसेस हीट होती है ये प्रोसेस हीटर है। ठीक है, तो प्रोसेस हीट जो इंडस्ट्री को प्रोसेस हीट जो चाहिए, यानी मान लीजिए हॉट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए या हॉट वाटर 110 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए इंडस्ट्री को, तो यहाँ से हमें प्रोसेस हीटर के थ्रू इतना हॉट वाटर हम सप्लाई करेंगे।
तो एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, वहां पे हम कंडेंसर की जगह क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर एक लगा देंगे। एंड ये हीट एक्सचेंजर में एक पाइप में, मान लीजिए ये पाइप्स है, ट्यूब्स रहेंगे, ट्यूब्स में वाटर फ्लो हो रहा है, एंड उसके ऊपर ये एग्जॉस्ट सिस्टम को अगर सप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, इनके बीच हीट एक्सचेंज हो जाएगा, एंड जो वाटर ट्यूब्स के अंदर है वो हीट गेन करके हॉट हो जाएंगे, एंड देन वो हॉट वाटर को इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बैक प्रेशर टरबाइन इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि हमें ये जो मान लीजिए ये जो प्रोसेस हीटर है, मीन्स जो वाटर, हॉट वाटर हमें चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आउटलेट टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब स्टीम का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, एग्जॉस्ट प्रेशर पे। तो एग्जॉस्ट प्रेशर को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, एंड उस एग्जॉस्ट प्रेशर से स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, एंड देन वो स्टीम से हीट गेन करता है ये कूलिंग वाटर, एंड देन ये हॉट वाटर को हम इंडस्ट्री को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। सो टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर। यहाँ पे टरबाइन का जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर एंड प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट। ये जो प्रोसेस हीट है, जो इंडस्ट्री को प्रोसेस हीट चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रेशर को, स्टीम का जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको एडजस्ट करेंगे। Condensate of exhaust stream of turbine after rejection of heat to process heater is pumped back to boiler, and exhaust pressure is adjusted from turbine such that saturation temperature is corresponding to process heat temperature requirement. Turbine used is called back pressure turbine। तो ये पहला, ये आइडियल को जनरेशन पावर प्लांट